वो सारी रात नहीं सो सकी थी। गम, गुस्सा, खौफ, बेबसी हर तरफ से घेरे हुए थी। सोच सोच कर उसका दिमाग फटा जा रहा था। गम के साथ साथ इंतकाम का जज्बा भी सर उठा रहा था। वो सोई जागी कैफियत में बेड पे पड़ी थी। उसी वक्त उसे अपने कमरे में बेड पे बिल्कुल करीब एक हेवला सा दिखाई दिया। हाले का सांस जहाँ था वहीं रुक गया। उसके लब पे यकीनी की कैफियत में खुले थे। बाबा! वो इतनी हल्की आवाज़ से बोली थी कि वह मुश्किल खुद सुन पाई हो। वो बिल्कुल वैसे ही थे, तरोताज़ा, सेहतमंद, पुरसुकून। हाले शशर से उनको देखे गई। ये क्या हालत बना रखी है बच्चे? उनकी आवाज़ से फिक्रमंदी थी। तुम मेरी मजबूत बेटी हो, तुम हार नहीं सकती। मैंने तुम्हें हारना नहीं सिखाया। उनकी आवाज़ सम होने लगी थी। आप मुझे छोड़ के चले गए थे बाबा। मुझे लगा आप अब नहीं आएंगे। मैं डर गई थी। आप अब वापस तो नहीं जाएंगे ना? उनके करीब नहीं जा रही थी। उसे खौफ था कहीं वो उनके पास जाकर उन्हें खो ना दे। मुझे जाना था बेटे, मेरा वक्त आ गया था। मैं यहाँ मज़ीद नहीं रह सकता था। मेरा यकीन करो, मैं यहाँ से बेहतर जगह पर हूँ। लेकिन तुम हाले, तुमने खुद को क्या कर लिया है? ये तुम तो नहीं हो, ये मेरी मजबूत बेटी नहीं है। उसके आंसू मज़ीद रवानगी से बहने लगे थे। मेरा खानदान टूट गया है बाबा। आप चले गए। हसन मेरे साथ नहीं आना चाहता। मैं इंतकाम लेना चाहती हूँ, लेकिन मैं इतनी मजबूत नहीं हूँ। मैं कैसे अपने हक वापस लूँ? मैं कैसे अपना खानदान छोड़ूँ? आपको मरना नहीं चाहिए था। किसी भी बाप को मरना नहीं चाहिए। मिराज सुल्तान ने अफसोस से उसको देखा था। मैं नहीं बताऊंगा तुम्हें क्या करना है। तुम्हें खुद करना होगा हाले। अपने लिए लड़ना होगा। कोई तुम्हारा साथ नहीं देगा। ये कोई फेरी टेल नहीं है जहाँ कोई शहजादा आकर तुम्हारे गम समेट लेगा, तुम्हें अंधेरी गार से निकाल लेगा, या फिर तुम्हारे फिरौन जैसे चचा से तुम्हारा महल वापस दिलवाएगा। ये जिंदगी है। यहाँ तुम्हें खुद गिरना होगा, खुद उठना होगा, खुद अपने जख्मों पे मरहम रखना होगा। तुम्हारे लिए सिर्फ तुम हाले, सिर्फ तुम्हें अपने गिद्ध जैसे चचा से अपनी ज़मीन अपने दम पे लेनी होगी। अपनी फितना चची के इल्ज़ामात का सामना अकेले करना होगा। उनको झूठा अपने दिमाग से साबित करना होगा। तुम्हारे लिए हर दफ़ा सफ़ीर का उठता हाथ उमर हयात नहीं रोकेगा। अपने भाई, अपने ख़ानदान को खुद जोड़ना होगा। याद रखो हाले, ये फेरी टेल नहीं है, ज़िंदगी है। यहाँ तुम्हें अपना शहज़ादा खुद बनना होगा। इंतकाम के पीछे मत जाओ, ये सुकून छीन लेता है। अपने हक के पीछे जाओ, ये ज़िंदगी ना डर बना देता है। तुम फेरी टेल की सिंड्रेला नहीं हो जिसके पीछे कोई जूता लेकर आएगा। तुम्हें अपने कदमों पे खुद ठहरना होगा। तुम रुपंजल नहीं हो, तुम्हें कोई महल की कैद से निकालने नहीं आएगा। तुम्हें अपनी दुनिया अपनी आंखों से देखनी होगी। तुम स्नो वाइट नहीं हो जिसकी माँ के जादू से बचाने के लिए 7 बोने आएंगे। तुम्हें अपना खानदान खुद बचाना है। तुम्हें अपनी बका की जंग खुद लड़नी होगी। तुम एक आम लड़की हो बेटा। तुम्हें अपनी कहानी का शहजादा खुद बनना होगा। तुम हाले सुल्तान हो। मैंने तुम्हें सहारों के साथ चलना नहीं सिखाया। मैंने तुम्हें जख्मी टांगों के साथ लड़खड़ा कर चलना ज़रूर सिखाया है, लेकिन जहाँ कहीं कोई भी तरहीम से हाथ देकर आगे बढ़ाना चाहे, उस हाथ को झटकना भी सिखाया है। वो बेहद नरमी से कह रहे थे। हाले ने गुलाबी पड़ती आंखों से उनको देखा था। और उमर, आपने उसे मेरे साथ क्यों भेजा है? वो मुस्कुराए थे। उमर शहजादा नहीं है बेटा। उमर कहानी का दूसरा विक्टिम है। ये उसके बका की जंग भी है। जहाँ आज तुम हो, कई साल पहले वो यहाँ से गुजर चुका है। तुम दोनों इस जंग को साथ लड़ोगे तो जीत जाओगे। अकेले हो जाओगे तो काट दिए जाओगे, कुचल दिए जाओगे। साथ रहना सीखो, साथ लड़ना सीखो। मैं बार बार तुम्हारे पास नहीं आ सकता। मेरे पास इतना ही वक्त था। मुझे जाना होगा। तुम उमर को मत छोड़ना, कभी नहीं, कभी भी नहीं। केवला मदम होकर गायब हो गया था। हाले मदहोश सी चिल्लाने लगी थी। मैं आपके बगैर नहीं रह सकती। मैं कुछ नहीं कर सकती। मैं फेरी टेल की शहजादी हूँ। मेरे लिए किसी को भेज दें बाबा, या फिर आप आ जाएं। आप मेरा सपोर्ट सिस्टम थे। आपको आ जाना चाहिए बाबा। वो चीख मारती एक झटके से उठ बैठी थी। उसका सारा जिस्म कांप रहा था। एसी के बावजूद उसका सारा बदन पसीना पसीना हो गया था। उसे यहाँ वहाँ देखा, हरासा नज़रों से, मुतलाशी नज़रों से। वो बेड से उठकर दीवानावार खिड़की की जानिब भागी थी। उसका बाप नहीं था, वो कहीं नहीं था। वो वहीं ज़मीन पे बैठती चली गई।
उसके आंसू एक बार फिर रवानी से बहने लगे थे। आंसुओं का बहना अज़ियत नहीं होती, उनको पूछने के लिए किसी का ना होना अज़ियत होती है। उमर के बंगले का सबसे बड़ा और नफीस कमरा वो था जिसमें उमर रहता था। किंग साइज लकड़ी का सादा बेड जिस पर किसी किस्म की कोई डिज़ाइन नहीं थी, वो सादा था, बिल्कुल सादा। कमरे में एक तरफ बड़ा सा सोफ़ा रखा था, सुरमई रंग का। खिड़कियों पे लगे पर्दे भी ग्रे थे और बेडशीट भी ग्रे। इस कमरे में एक वाहिद सफ़ेद चीज़ मार्बल का सफ़ेद फर्श था। दीवार की अलमारियां भी ग्रे रंग की ही थीं। शायद उसे इस रंग से बहुत प्यार था। कमरे का मालिक इस वक्त बाथरूम से बाहर आया था। उसके बाल गीले और हमेशा की तरह माथे पे बिखरे हुए थे। वो तौलिए से उनको खुश्क करता बाहर आया था। अब वो अपने बेड की दराज पे झुका कुछ ढूंढ रहा था जब उसकी नज़र एक घड़ी पे पड़ी। उसने घड़ी को हाथ में उठा लिया और बेड के किनारे बैठ गया था और उस घड़ी पे हाथ फेरे गया, नरमी से, मोहब्बत से। वो उसे देखे गया, दुख से, यासत से। कभी कभी कोई बेजान चीज़, कोई नाम, कोई पुकार, कोई अच्छा या बुरा जायका, कोई बात, कोई चेहरा आपको कई साल पीछे माजी में लेकर जाकर छोड़ आता है। आप जाना चाहें या नहीं, वहाँ से आपकी वापसी तभी होती है जब आपका दिल या दिमाग वापस आना चाहें। उमर हयात को भी एक ऐसा ही लम्हा कहीं दूर, बहुत दूर माजी में ले गया था। शायद अच्छे वक्तों में या शायद बुरे वक्तों में। वो दरवाजे के सामने रखी प्लास्टिक की कुर्सी पे बैठा था, ऐसे कि सर दीवार से लगा था। फजर की अजान में 10 मिनट बाकी थे और वो अभी से सो रहा था। उसकी आंखें बंद थीं, टांगें जरा सुकड़ी हुई, शायद उसको सर्दी लग रही थी। ये सुबह में हल्की हल्की उनकी हो ही जाती है। मिराज सुल्तान आज ही इस्लामाबाद से वापस आए थे। घर जाने के बजाय उन्होंने हेवन का चक्कर लगाना ज़रूरी समझा। वो कार से उतर कर नीचे आए, तब भी उमर दीवार से सर लगाए सो रहा था। उसके बाल माथे पे बिखरे थे, मगरूर नाक सोते हुए भी अकड़ी खड़ी थी। मिराज उसको देखकर मुस्कुराए थे। अगर ये कहा जाए कि वो घर जाने से पहले उसको देखने आए थे तो गलत ना होगा। उस लड़के से उनको पता नहीं क्यों एक उनसियत सी महसूस होती थी, जैसे कभी कहीं पहले भी मिले हों। वो उसके बचपन में भी जब उससे मिले थे, तब भी वापस जाते वक्त उमर का चेहरा उनका दिल यूं ही जकड़ लेता था। वो जा नहीं पाते थे, तभी उन्होंने नफीसा से ज़्यादा मिलना भी छोड़ दिया था। उसी वक्त उससे हल्की हल्की आंखें खोली थीं और अपने बाजू पे हाथ मारा था। शायद मच्छर था। मिराज को सामने देखकर उसकी आंखें फूल खुल गईं। वो उठ खड़ा हुआ था, घबरा कर नहीं, शर्मिंदगी से भी नहीं, बस खड़ा हुआ था। तुम रोज इसी तरह सो जाते हो? उन्होंने करीब आकर पूछा था। जी, बिल्कुल। जवाब फौरन आया था। उसकी आंखों में सुर्खी थी, शायद नींद की वजह से। मिराज ने उसको घूर कर देखा था। बॉस के सामने अपनी गलती छुपाते हैं लड़के, झूठ बोलकर या बहाना बनाकर। मुलाजमत में ये एटीट्यूड नहीं चलता। जी बिल्कुल। उन्होंने जी बिल्कुल पे जोर दिया था। मुझे झूठ से सख्त नफरत है और बहाना मैं बनाता नहीं। रही बात मुलाजमत की, तो मैं आपका मुलाजिम भी नहीं हूँ। उसका लहजा आम था, उसमें ढूंढने से भी तलखी या बदतमीजी नहीं थी। क्योंकि आपने मुझे एक बार भी पे नहीं किया और आपको पता है कि मैं हर रोज़ रात को सो जाता हूँ, लेकिन आपने मुझे एक बार भी नहीं टोका। इससे साफ जाहिर होता है कि आप मुझे मुलाजिम नहीं समझते, आप मुझे फेवर दे रहे हैं। और आखिरी बात, मैंने उस दिन आपको अपनी अम्मा को मैसेज करते देख लिया था। मैं उनका नंबर जानता हूँ। सो अब आप मुझे ये बताएं कि अब मैं आपका मुलाजिम हूँ या आप अब भी मुझे फेवर देना चाहते हैं। वो उनके करीब खड़ा उनकी आंखों में देखता पूछ रहा था। और अगर मैं कहूँ मैं फेवर दे रहा हूँ तो? उनका अंदाज पुरतजस्सुस था। उमर ने कंधे उचकाए थे। तो मैं आज ही यहाँ से चला जाऊँगा। मैं यहाँ फेवर्स लेने नहीं आया। मैं जिस मकसद के लिए आया हूँ वो खुद ही कर लूँगा। यहाँ चौकीदार बनने नहीं आया। आखिर में उसका लहजा बेतासुर था। मिराज खुलकर मुस्कुराए थे। मैं तुम्हें कोई पागल बुड्ढा लगता हूँ या तुम्हें लगता है कि मैं सठिया गया हूँ? मैं क्यों तुम पे रोक टोक नहीं करता? मैं क्यों तुम्हें मुलाजिम नहीं समझता? पता है क्यों? वो उसकी आंखों में आंखें डाले पूछ रहे थे। ये वो वक्त था जब उमर भी उनकी आंखों में देखकर बात करता था। क्योंकि मैं तुम्हें चेक कर रहा था बेटा। मैं तुम्हें कंफर्ट देना चाहता था, मनपसंद माहौल देना चाहता था, ताकि तुम उसके आदी हो जाओ या फिर ना हो। लेकिन कम से कम मुझे ये पता चल जाए कि तुम जिस काम के लिए आए हो उसमें सीरियस हो भी कि नहीं। अगर तुम इस कंफर्ट के आदी हो जाते तो मैं कुछ ही दिन में तुम्हें अपने घर भेज देता।
क्योंकि मेरे ताल्लुकात और मेरा पैसा मैं कभी ज़ाया नहीं होने देता। दूसरा, मैं तुम्हारी हाजिर दिमागी चेक कर रहा था। मुझे ये जानना था कि तुम किस किस चीज़ को नोट करते हो। मैंने वो मैसेज तुम्हें दिखाने को ही किया था। तुम्हें क्या लगता है आगे वाली सीट खाली होने के बावजूद मैं तुम्हें पीछे बिठाऊंगा? मैं तुम्हें नहीं टोकता था ताकि तुम नोट करो। मैं तुम्हें पे नहीं करता था ताकि तुम नोट करो। मैं तुमसे बेखबर नहीं था उमर हयात। मैं तुम्हें चेक कर रहा था। और अब मुझे लगता है कि तुम मेरा वक्त, पैसा और ताल्लुकात ज़ाया नहीं करोगे। तो अब मैं तुम्हें फेवर दूंगा, लेकिन याद रखना, बदले में फेवर लूँगा। उमर आंखें सुकेड़े उनको देखता रहा और चंद लम्हे बाद बोला, है, अब मुझे पता है मुझे क्या करना होगा। हम कहाँ से शुरू करेंगे? निराज ने कंधे उचकाए थे। करना क्या है? चौकीदारी करोगे और क्या। पहले अपनी नींद से लड़ना सीख लो, फिर दुनिया से भी लड़ लेना। मैं नफीसा नहीं हूँ, उसने तुम्हें कराए बेबी बना दिया है। मैं नहीं बनाऊंगा। मुझसे अगली बार बात करो तो अपनी नींद को हरा कर बात करना, उसके बाद आगे का देखा जाएगा। वो एहसान करने वाले अंदाज में बोले थे। उमर हंसपे तवक्का भड़क गया था। मैं खुद से भी अपना काम कर सकता हूँ, मुझे किसी की ज़रूरत नहीं है। मैं नींद का कच्चा हूँ, आप जानते हैं। वो तेवरी चढ़ाई कह रहा था। मेराज ने सर झटका था। यहाँ से, उंगली से जरा दूर इशारा किया था। 2 किलोमीटर दूर बस अड्डा है, जाओ घर जाओ। ये काम तुम्हारे बस का नहीं। और अगर नहीं जाना चाहते तो ये, हाथ से एक सिल्वर घड़ी उतारी थी। ये अलार्म वॉच है, हर घंटे बाद इसका अलार्म बजेगा। मैं सेट कर चुका हूँ। आज रात ये पहनकर चौकीदारी करना, नींद नहीं आएगी। और अगर आ भी गई तो ये सोने नहीं देगी। वो कहकर अपनी गाड़ी की तरफ बढ़ गए थे। उमर बेबसी भरे गुस्से से उनको जाते हुए देखता रहा। मैं जिस दिन कुछ बन गया ना, आप भी चाइल्ड लेबर का केस करूँगा, याद रखिएगा। उसे पीछे से आंख लगाई थी। तुम्हारी माँ को और तुम्हें इसके अलावा आता भी क्या है? वो मुड़े बगैर बोले थे, फिर गाड़ी के करीब रुके थे, उसकी तरफ घूमे थे। वैसे आपस की बात है, इतना बड़ा बच्चा मैंने पहली बार देखा है। वो मुस्कुराहट दबाकर बोलते गाड़ी में बैठ गए थे। उमर पीछे कुलसता रह गया। एज शेमिंग का केस भी करूँगा मैं। वो बड़बड़ाते हुए अंदर चला गया था। अपने कमरे के बेड पे बैठा उमर यासत से मुस्कुराया था। इस सिल्वर घड़ी और उसके मालिक ने उसे बहुत फेवर सी थी। अब उमर हयात की बारी थी। रोते रोते उसकी आंख कब लगी उसे पता नहीं चला। वो जब उठी तो थोड़ी देर कभी वाला ख्वाब एक बार फिर याद आया, लेकिन इस बार उसको एक बात समझ आ गई थी। उसके लिए कोई शहजादा नहीं आएगा। ये जिंदगी थी, फेरी टेल नहीं। उठकर सीधा बाथरूम गई थी। थोड़ी देर बाद जब वो निकली तो काफ़ी फ्रेश थी। लोग कहते हैं किसी भी गम से निकलने के लिए आपको कई हफ्ते, कई माह चाहिए होते हैं। असल में ऐसा नहीं होता। आप गम से कभी नहीं निकलते। अगर आपको वाकई गम है तो आप उससे नहीं निकल सकते, ना आज, ना कल, ना कभी। और बस आप उस गम को लोगों के सामने छुपाना शुरू कर देते हैं। आप उसका जिक्र नहीं करते, उसे सर पे सवार नहीं कर लेते, अपने दिल पे कब्जा करने नहीं देते। हाँ ठीक है, उसके दिल में एक जगह होती है, एक कोजी सा कॉर्नर। लेकिन जब वो उस कॉर्नर की हदूद क्रॉस करने लगे तो उसको रोक देना चाहिए। उसे शुरू दिन से उसकी बाउंड्री समझा देनी चाहिए। जो लोग समझा देते हैं वो खुश ना सही मुतमईन ज़रूर हो जाते हैं, और जो नहीं समझा पाते वो बदबख्त सारी ज़िंदगी उसी गम के साथ गुजार देते हैं। हाले ने अपने दिल को ये बात समझा ली थी। उसका बाप मर गया है। उसने ये गम अपने दिल के एक कोने में रख दिया था, लपेट कर, संभाल कर। आप सारी दुनिया के गम संभाल लेते हो, झेल लेते हो, लेकिन अपने किसी अजीज़ की मौत का गम ये इंसान की कमर तोड़ देता है। वो ड्रेसिंग मिरर के सामने खड़ी बाल बना रही थी। उसे काम करना था और अपनी फेरी टेल का शहजादा बनने के लिए उसे हाथ पाँव मारने थे। उसे सादा ब्राउन रंग की शलवार कमीज में सफ़ेद दुपट्टा ले रखा था। वो अब तक सरदार की बीवी के लिए लाए गए कपड़े इस्तेमाल कर रही थी। वो जब बाहर गेट पे आई तो बदीन, मेराज सुल्तान का ड्राइवर, उनकी गाड़ी ले आया था। हाले ने यासिर से उस गाड़ी को देखा था। ये उसकी बाप की पसंदीदा गाड़ी थी। हाले बेटी, अगर आप कहें तो मैं ड्राइव करूं। वो 50 साल ड्राइवर अपने मालिक की गाड़ी उसकी औलाद को देने से भी हिचकिचाता था। नहीं, मैं खुद ड्राइव करूंगी। आप मेरी बाकी चीज़ें ले आए हैं। वो अब भी गाड़ी को देख रही थी। उसने एक बार भी बदीन की तरफ नहीं देखा था। उसे अस्बात में सर हिलाते हुए आगे बढ़कर कुछ चीज़ें उसके हाथ में दी थी। उसमें हाले का एटीएम कार्ड था, गाड़ी की चाबी थी
और मेराज सुल्तान का एटीएम था। ये सारा सामान उससे मेहरमा से कहकर मंगवाया था। बाकी चीज़ें गाड़ी में रखती हैं बेटी। हाले ने सर के हमसे शुक्रिया अदा किया था और दरवाज़ा खोलती गाड़ी में आकर बैठी थी। एकदम जैसे उसका दम घुटा था। आंखों के आगे एक और मंजर उभरा था। गाड़ी के शीशे और छत पे जोर जोर से हाथ मारती हाले। बिखरी हालत, पल पल बढ़ता खौफ। उसे अपने जहन से सारे ख्याल झटके थे। अभी ये सब कुछ नहीं सोचना था। उसे चाबी घुमाई थी और जन से गाड़ी भगा कर ले गई थी। सबसे पहले वो बैंक गई थी। उस बैंक में मिराज सुल्तान के 3 लॉकर से वो चाबी लेकर मैनेजर्स के साथ लॉकर खोलने लगी थी। उससे एक लॉकर खोला था, लेकिन हॉली लॉकर उसका मुंह चुरा रहा था। हाली को हैरत हुई। वो कई बार अपने बाप के साथ आई थी, लॉकर्स कभी खाली नहीं रहे थे। उसने दूसरा लॉकर खोला था। उसमें पैसों की एक गड्डी थी, लेकिन हाली को ये नहीं चाहिए था। उसको इससे कुछ ज़्यादा की तवक्का थी। उसने तीसरा लॉकर खोला था। वो खाली था, बिल्कुल खाली। वो बेख्तियार पीछे हटी थी। आंखें हैरत से खुली की खुली रह गईं। अगर ये लॉकर खाली थे तो प्लॉट के कागजात, घर के कागजात, घर की चाबी, सब कहाँ था? वो भागकर बाहर आई थी। मैनेजर उसके पीछे आया था। उसने एटीएम मशीन में कार्ड लगाया था। 0 बैलेंस। उसका चेहरा सर्द पड़ने लगा था। उसने मिराज सुल्तान का एटीएम कार्ड लगाया। अब कि उसके हाथ कपकपाए थे। 0 बैलेंस। इन 2 फिक्रों ने जैसे उसके मुंह पे थप्पड़ दे मारा था। पहले वो हैरान हुई, अगले लम्हे गमगीन, फिर गुस्सा और अब इंतकाम। उसने मिंट के 1000वें हिस्से में खुद को 3-4 कैफियत से गुजार लिया था। उसका आधे से ज़्यादा जेवर उन लॉकर्स में था। उसके बाप ने सारे कागजात यहीं रखे थे। वो जानती थी उनको निकाला गया था। उसके अकाउंट्स मुंजमद कर दिए गए थे। वो इंतकाम के सफ़र पर निकलते ही बुरी तरह नाकाम हुई थी। उसके पास और क्या था? और क्या था? वो बैंक के बाहर बेंच पे बैठी सोच रही थी। ट्रैफिक और आसपास गुजरते लोगों का शोर, उनकी बातें। उसका जहन मफलूज होने लग गया था। उसके पास कोई एहसासा नहीं था। उसके पास कोई रकम बाकी नहीं थी। उसके बाप की ग्रेच्युटी मिलने में एक अरसा लग जाता। अगर उसे इंसाफ या इंतकाम लेना था तो सबसे पहले फाइनेंशियली मजबूत होना था, और वो पहले ही कदम पे पूरी तरह गिरी थी। उस सर हाथों में गिराए बैठी रही। वो कहाँ जाएगी? उमर के घर से इसीलिए निकली थी कि अपने बाप के घर जाएगी, लेकिन उसको तो ये भी नहीं पता था कि वो घर किस एरिया में था। उसे बेबसी से आसमान की तरफ देखा था। ये कैसी आजमाइश है मेरे अल्लाह? और अगर आजमाइश है तो सुरखरू करना। मैं तेरी बड़ी कमज़ोर बंदी हूँ। अचानक उसकी नज़र आसपास गुजरते लोगों पे पड़ी थी। वो उसे अजीब नज़रों से देख रहे थे। कुछ तंजिया, तो कुछ एहसाया, कुछ पे तजस्सुस, तो कुछ मलामत भरी नज़रें। हाले ने करा कर आंखें मीच ली थीं। उसकी तस्वीरें 2 दिन सोशल मीडिया पे टॉप ट्रेंड रही थीं। कौन भूल सकता था? वो मरे मरे कदमों से उठी और पार्किंग एरिया की तरफ बढ़ गई। अब उसका रुख सुल्तान होल्डिंग्स की जानिब था। वो जब सुल्तान होल्डिंग्स पहुंची तो किसी ने उसको रोकने की जरूरत नहीं की। शायद किसी को यह हुक्म नहीं था। रिसेप्शन डेस्क पे बैठी लड़की ने मुस्कुराकर उसे खुशामदीद कहा। हाल ने सर के हम से जवाब दिया और आगे बढ़ गई। ये सफ़र उसकी ज़िंदगी का सबसे लंबा सफ़र था। उससे कदम मन मन भर के हो रहे थे। दिल में उबाल उठ रहा था। मुट्ठी भींच रखी थी। आंखें बार बार नम होती थीं, जिन्हें वो बेदर्दी से रगड़ रही थी। उसके जाते ही एक दराज कद से आंखों वाला नौजवान रिसेप्शन डेस्क तक आया था। रिसेप्शनिस्ट से शम्स सुल्तान का पूछा और आगे बढ़ने लगा। जब वो उसे रोकने लगी थी, सर प्लीज़ आप इस तरह नहीं जा सकते, मुझे पहले शम्स सर को इन्फॉर्म करना होगा। वो फुकला सी गई थी। वो पूरा का पूरा उसकी तरफ मुड़ा था। मुस्कुराहट में ढले हुए काल का खड़ा वास्या हुआ था। दोनों हाथ रिसेप्शन डेस्क पे रखे वो उसकी तरफ झुका था। क्या तुम मुझे नहीं जानती हो? मैं शम्स सुल्तान और मिराज सुल्तान का दामाद हूँ, यहाँ का अगला बॉस। हाँ ठीक है, अभी हमारे ताल्लुकात दुरुस्त नहीं हैं, लेकिन बॉसेस एक दिन ठीक हो ही जाते हैं। मुलाजमीन को चाहिए कि उनके मामलात से दूर रहें और हर बॉस को एक सी इज़्ज़त और एहतराम दें। क्या पता नए आने वाले बॉस का दिमाग घूम जाए और रिसेप्शनिस्ट को ही फायर कर दे। आखिर में मासूमियत से बोलकर पीछे हटा था। उस लड़की ने बेख्तियार थूक निकला था। आप जा सकते हैं सर। वो सफ़ेद पड़ते हुए चेहरे के साथ बोली थी। उसने हाले सुल्तान को अगवा कर रखा था। ये बात ही उस लड़की का खून हुश कर रही थी। उमर ने अफसोस से सर को नफ़ी में हिलाया था। ऐसे नहीं, मुस्कुराकर कहो। चलो जल्दी, पहले खुलकर मुस्कुराओ और फिर कहो।
आप जा सकते हैं बॉस। वो जबरन मुस्कुराते हुए बोली थी। उमर एक नापसंदीदा नज़र उस पर डालता आगे बढ़ गया था। इसको तो मुस्कुराना भी नहीं आता। आने दो मुझे कंपनी, सबसे पहले इसी को फायर करूँगा। वो सर झटकते आगे बढ़ गया था। हाले लिफ्ट से निकलते ही शम्स सुल्तान के ऑफिस की जानी पड़ गई थी। उसे ऑफिस का दरवाज़ा खोलना चाहा, लेकिन वो लॉक था। उसके आबरू सिकुड़े थे। साथ ही उसे अपने बाप के ऑफिस से कुछ आवाज़ें सुनाई दी। शम्स सुल्तान के ऑफिस के साथ ही मिराज सुल्तान का ऑफिस था। उसका बाप नहीं था तो उसके ऑफिस से आवाज़। उसने कांपते हाथों से दरवाज़ा खोला था, लेकिन सामने के मंजर ने जैसे उसकी रूह खींच ली हो। दिल से खून रिसने लगा था। दिल में उठते उबाल मजीद बढ़ गए थे। सामने शम्स सुल्तान पावर सीट से टेक लगाए बैठे थे। फ़ोन कान से लगाए वो किसी से हंस हंस कर बात कर रहे थे। हाले को देखकर उनकी मुस्कुराहट सिमटी थी। आंखों में सर्द महरी दर आई थी। वो उसी चौखट पे खड़ी रही, शल बेहिस ओ हरकत, कर्ब के इंतहा को पहुंची हुई। ये उसके बाप की जगह थी। अभी उसको मरे 2 दिन हुए थे और उसके चचा ने उस ऑफिस पे कब्जा कर लिया था। तुम्हारी जुर्रत कैसे हुई मेरे ऑफिस में कदम रखने की? वो फनकारे थे। हाले के बेजान वजूद को जैसे किसी ने झंझोड़ कर जगाया था। उसके हल्क में आंसू का गोला अटका था, लेकिन ये तय था कि वो कम अज़ कम अपने बाप के कातिल के सामने रोएगी नहीं। ये मेरे बाप का ऑफिस है, आप यहाँ क्यों हैं? उसकी आवाज़ में वाज़िया लर्जिश थी। ओह, मुझे तो पता ही नहीं था। तुम्हारा शुक्रिया मुझे ये बताने के लिए कि ये तुम्हारे बाप का ऑफिस है। लेकिन तुम ज़रा अपनी मालूमात अपग्रेड कर लो। वो अपनी सीट पर टांग चढ़ाए मजीद रऊनियत से बैठ गए थे। ये ऑफिस तुम्हारे बाप का था। उन्होंने था पे जोर दिया था। अब ये मेरा ऑफिस है, शम्स सुल्तान का, और मैं यहाँ तुम जैसी बदकिरदार लड़कियों के दाखिले ममनू करार देता हूँ। बेहतर होगा कि अपनी शक्ल लेकर यहाँ से दफ़ा हो जाओ। उनकी आवाज़ ठंडी थी, रीढ़ की हड्डियों को सर्द करने जैसी ठंडी। हाले 2-3 कदम आगे आई थी। शम्स की सर्द आंखों में देखती हुई बोली थी, मैं यहाँ 1000 बार आऊँगी। मेरे बाप ने आपकी कंपनी के 25% शेयर खरीदे थे। आपको चाहिए कि मुझे एक एक पैसे का हिसाब दें। मुझे और मेरे भाई को हमारा हिस्सा दें, हमारा हक दें। आपने हमारे अकाउंट्स फ्रीज करवा दिए हैं। आपने मेरे बाप के लॉकर्स खाली कर दिए हैं। मेरे बाप के ऑफिस पे कब्जा कर लिया। आपने मेरे वो ये नहीं कह सकी कि आपने मेरे बाप को कत्ल कर दिया। वो नहीं कह सकती थी। उसकी अपनी मजबूरियां थीं। उसका भाई था। शव से नापसंदीदगी से उसको देखा था। मैं बिल्कुल भी नहीं जानता तुम क्या बकवास कर रही हो, किस अकाउंट और किस लॉकर की बात कर रही हो। मैंने ये सब नहीं किया। और रही बात तुम्हारे हिस्से की, तो जाओ, एक पैसा नहीं दूंगा। बाबा जान की जायदाद की अटॉर्नी मेरे पास है, सो तुम कुछ नहीं कर सकती। वैसे तुम्हें शर्म आनी चाहिए। बाप को मरे जुम्मा जुम्मा 8 दिन नहीं हुए और आ गई हो हिस्सा लेने, तो वह तुम पे। वो हकारत से बोले थे। वो कैसे रिठाई से झूठ बोल रहे थे। हाले को रंज हुआ। मैं आप पे केस कर सकती हूँ। आप इस तरह मेरा हिस्सा गस्प नहीं कर सकते। मेरे भाई और मेरी पढ़ाई रहती है। आपको शर्म आनी चाहिए अपने मरहूम भाई के बच्चों का हक खाते हुए। केस करोगी? ओके, उन्होंने समझने वाले अंदाज में सर हिलाया। जाओ करो केस। एक नहीं 10 केस करो, लेकिन तुम्हारी सुनेगा कौन? तुम्हारी क्रेडिबिलिटी क्या है? एक आवारा घर से भागी हुई लड़की। और फिर आता हूँ मैं, शम्स सुल्तान, एक बाइज्जत और मौज़े शायरी, एक बावकार आदमी, एक कामयाब बिजनेसमैन, एक ऐसा अजीम आदमी जिसने अपने भाई की वफ़ात के बाद भी अपनी भाभी और भतीजे को घर में रखा हुआ है। मेरे मुकाबले में तुम्हारी कौन सुनेगा? मैं जज खरीद लूँगा, मैं गवाहों के मुंह बंद कर दूंगा, सबूत मिटा दूंगा। तुम क्या कर लोगी हाले? हर कोई बेकाऊ नहीं होता। आप हर किसी को नहीं खरीद सकते। उसे जैसे कोई उम्मीद का सिरा ढूंढना चाहा। हाँ, बिल्कुल सही कह रही हो। जो बिकाऊ नहीं होता वो डरा हुआ होता है, अपनी किसी कमज़ोरी, किसी फैमिली मेम्बर की वजह से। मैं उनकी कमज़ोरी खरीद लूँगा। मैं उनकी फैमिली को नुकसान पहुँचाऊँगा। अपना ख़ानदान बर्बाद करके तुम्हें कोई इंसाफ नहीं दिलवाएगा। मैं कोर्ट में ऐसे लोग लाऊंगा जो कुरान पाक पे हाथ रख कर कहेंगे कि तुम मुझसे वक्तन फ़वक्तन काफ़ी रकम ले चुकी हो। और बिलफ़र्ज़ अगर कोई तुम्हारा केस लड़ने को तैयार हो भी जाए, तो मैं जज को मजबूर कर दूंगा कि वो तुम्हें 1.5 साल बाद की तारीख दे। मैं इस केस को 20 साल चलाऊंगा और आखिर में तुम्हारे हिस्से में क्या आएगा? कुछ भी नहीं। तुम खाली हाथ रह जाओगी। तुम्हारी फैमिली तुमसे मुंह मोड़ लेगी। तुम्हारा सो कॉल्ड शोहर तुम्हें छोड़ देगा।
इससे बेहतर है घर जाओ और आराम करो। इस वक्त शम्स सुल्तान ऐसा फ़िरौन बना हुआ है कि कोई भी मूसा मुझे रोक नहीं सकता। वो नहूद से कह रहे थे। हाले ने जख्मी नजरों से उनको देखा था। आप ऐसा कैसे कर सकते हैं? आपको मुझसे शर्म नहीं आती? मैं आपकी भतीजी हूँ। मेरा बाप आपका भाई था। आप ऐसा क्यों कर रहे हैं आखिर? मैं ऐसा इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि मुझे तुमसे नफ़रत है। तुमने जो कुछ किया उस अमल से तुमने मेरे दिल में अपनी इज्जत और अपनी मोहब्बत ख़त्म करवा दी। तुम एक बदकार लड़की हो और शम्स सुल्तान को बदकारों से सख्त नफ़रत है। ठीक है, मैं सख्त था, उसील था, लेकिन मैं तुम्हें पसंद करता था, तुमसे मोहब्बत करता था। और तुमने क्या किया? सारे ख़ानदान की नेक नामी पे धब्बा लगा दिया। तुम हाले, तुमने अपनी इज्जत और मोहब्बत मेरे दिल से खुद ख़त्म की है। और अब यहाँ से दफ़ा हो जाओ। मैं तुम्हारी शक्ल भी देखना नहीं चाहता। अपने भाई के लिए परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। उसकी फ़ीस और उसकी पढ़ाई के अखराजात मैं देख लूँगा। वो मेरा भतीजा है। वो एहसान करने वाले अंदाज में कह रहे थे। उसी वक्त खुले दरवाजे से उमर हयात अंदर दाखिल हुआ था। वो दोनों एक साथ मुड़े थे। ओह, तो ये जनाब भी तशरीफ़ लाए हैं। मतलब ये सारा प्लान था। शर्म करो हालिश, शर्म। उनके लहजे में तहसीक थी। हाले तो गोया बिभर ही गई थी। हर बार मैं ही क्यों शर्म करूं? आपने अपनी शर्म कहाँ भेज खाई है? हमारे असासे छुपा लिए, हमारे अकाउंट्स फ्रीज कर दिए, मेरे बाप को अस्पताल में। उमर ने आगे बढ़कर उसके मुंह पे अपना भारी हाथ रख दिया था। वो झपटने लगी थी, लेकिन उसकी गिरफ्त मजबूत थी। असल में ये सदमे में है। इनकी वजह से मैं माजरत करता हूँ। आप प्लीज़ इनकी बातों को दिल पे मत लीजिएगा। मैं इन्हें ले जाता हूँ, आप अपना काम करें प्लीज़। वो अनु साले के मुंह पे हाथ रख के कह रहा था। शम्स ने बस सा हिलाया था। उमर उसी तरह हाले को खींचते हुए बाहर ले गया था। वो उमर के बाजू पे नाखून मार रही थी, लेकिन उसको तो जैसे परवाह ही नहीं थी। लिफ्ट में आकर उमर ने उसको आज़ाद किया था। वो जख्मी शेरनी की तरह उस पर चपटी थी। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? हाथ कैसे लगाया तुमने मुझे? मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं। अपने हाथों से तुम्हारी जान ले लूंगी। तुमने मुझे रोका? क्यों रोका? वो मुझे बेशर्म कह रहे हैं, बेगैरत कह रहे हैं। और वो खुद क्या है? मेरे बाप को अस्पताल में घुसकर मार दिया। और तुम्हारी जुर्रत कैसे हुई मेरे मामले में दखल देने की? बोलो, किसने हक दिया तुम्हें? वो हलक के बल चिल्लाते हुए उमर पे चढ़ दौड़ी थी। उमर ने धुंधी से उसको घूरा था। सदमा आपके दिमाग पे चढ़ गया है, इसलिए उनके सामने ये सारी बकवास करने गई थी आप? क्या लगता है आपको? हाँ, वो शर्मिंदा होकर आपके कदमों में गिर जाएंगे या फिर आपके हिस्सा मांगने पे फ़ौरन से उठकर आपको हिस्सा दे देंगे? ये लगा था आपको? वो उसी वक्त आपका गला घोंटकर आपको मार देते, आपकी लाश तक ना मिलती वारसों को। या फिर वो आज के आज हसन को मार देते, आपकी माँ को मार देते। वो एक कत्ल कर चुके हैं, दूसरा कोई मसला नहीं उनके लिए। बदला लेंगी, इंतकाम लेंगी, इस तरह लेंगी, ये प्लान है आपका? उस गुस्से में था। उसका चेहरा सुर्ख हो रहा था। आले के ऊपर जैसे किसी ने ठंडा बर्फ पानी डाल दिया था, लेकिन बाज़ाहिर गर्दन अकड़ाए रखी। तुम मेरे मामलात से दूर हो उमर हयात। मैं जो चाहे करूं। तुम होते कौन हो मुझ पे हक जमाने वाले? तुम्हारी हैसियत क्या है? बाप मेरा मरा है ना, तुम्हारा नहीं। तकलीफ मैं जानती हूँ, तुम नहीं। अगर मेरा भाई मरता है तो मार दें, लेकिन मैं खामोश नहीं बैठूंगी। और तुम आइंदा मेरे मामलात से दूर रहना। उंगली उठाकर उसको वार्न किया था। जज साहब की मौत आपसे ज़्यादा मेरा मामला है, ये बात आप अपने जहन में बिठा लें। और अगर आइंदा आपने मेरे मामलात को ख़राब करने की कोशिश की तो अच्छा नहीं होगा। हाले, खामोश बैठने को कौन कह रहा है आपको? हर काम को करने की एक स्ट्रेटजी होती है। आपको एक हिसाब से चलना होगा, वरना बाप तो मर ही गया है, बाकी ख़ानदान की लाशें भी जल्द मिल जाएंगी। अब कि उसका लहजा बुलंद नहीं था, उसके लहजे में काट सी थी। और उसकी आखिरी बात ने हाले का दिल पूरी तरह दुखा दिया था। उसके पास बोलने को कुछ नहीं था। वो अपनी जल्दबाजी की वजह से अपने खानदान को खोने जा रही थी। ये ख्याल ही जानलेवा था। उसी वक्त लिफ्ट खुली थी। वो ग्राउंड फ्लोर पर आ गए थे। हाले बहुत सी उम्मीदों के साथ ऊपर गई थी, लेकिन वापसी पे उसके वो हाथ खाली थे। वो बेखौफ गई थी। वापसी पे अपने खानदान की मौत का खौफ साथ लाई थी। उससे जिस गम और डिप्रेशन को खींचकर खुद से अलग किया था, वो एक बार फिर एक चोर दरवाजे से उसके दिल में दाखिल हो गया था। अब की बार ज़्यादा तेज़ी से और ज़्यादा शिद्दत से। हाले को लगा था जैसे वो अब कभी अपने खानदान के लिए कुछ नहीं कर सकेगी। अगर कुछ किया तो वो उन्हें खो देगी। खानदान को खो देने का खौफ हर खौफ से बड़ा होता है।
मिराज सुल्तान के कत्ल के एक हफ्ता बाद वो सुबह ज़रा खुशगवार से तलू हुई थी, लेकिन बस कुछ ही लोगों के लिए। अगर उमर के बंगले में आकर हाले के कमरे में झांको तो अपने बेड पे चित लेटी रो रही है। एक हफ्ते से उसी कमरे में बंद थी। हारून हर रोज़ आता और उसके दरवाजे पे ठहर कर चला जाता। हाले उसके सामने भी नहीं जाती थी। बख्श एक दो बार आया था। वो हाले को कुछ सामान देकर गया था और एक मोबाइल भी। वो अब या तो रोती रहती या उस मोबाइल पे ना जाने किस किस को कॉल्स करती, क्या क्या पूछती, लेकिन जब भी कॉल बंद करती उसके चेहरे पे मायूसी ही होती। उमर की नौकरी जा चुकी थी, लेकिन फिर भी वो रोज़ सुबह कहीं ना कहीं जाता था और शाम को वापस आ जाता था। अपने बाप की मौत को कबूल करने के बाद उसे गम को भी कबूल कर लिया था। अब यही गम उसकी ज़िंदगी था। उसी वक्त दरवाज़ा एक हल्की सी दस्तक के बाद खुला था। चौखट में उमर खड़ा था, सफ़ेद शर्ट के साथ नीली जीन्स पहने। उसके बाल आज भी माथे पे बिखरे थे। आंखों में संजीदगी के साथ गहरी उदासी भी थी। उसकी मौजूदगी महसूस करते हाले के जबड़े तन गए थे। आंखों के तासुरात यकदम बदले थे। उनमें गुस्सा, गम, नफरत बेक वक्त तर आए थे। लिफ्ट वाले वाक़े के बाद वो आज उसके सामने आया था। वो हाले के पास बेड पर आकर बैठ गया था। खिड़की के ब्लाइंड से आधी रोशनी उमर के चेहरे पे पड़ रही थी। उसकी शेव काफ़ी दिनों की बढ़ी हुई लगती थी। काफ़ी देर खामोश रहने के बाद उससे बोलना शुरू किया था। आप कब तक इस तरह खुद को अजियत देती रहेंगी? आगे का कुछ तो सोचा होगा ना आपने? अपने बाप की ज़मीन, उनका हक, आपका हक, सब कुछ किस तरह वापस लेना है? इंतकाम कैसे लेना है? क्या आपके पास कोई प्लान है? वो अपने असली मदम लहजे में पूछ रहा था। उसकी आवाज़ सहरा के प्यासों की तासीर मिटाती थी। मैं आज जा रही हूँ तुम्हारे घर से। वो छत पे नसें जमाए बोली थी, मदम सा। मैं ये तो नहीं कह रहा। और यहाँ से जाकर करेंगी क्या? कहाँ जाएंगी? जहन्नुम में चली जाऊंगी, लेकिन तुम्हारे घर नहीं रुकूंगी। तुम्हारी शक्ल देखकर मुझे अजियत होती है। मेरे जख्म ताज़ा होते हैं। जी चाहता है तुम्हें जान से मार दूं। बाबा की आखिरी ख्वाहिश पूरी हो गई है। अब मैं तुम्हारी शक्ल भी नहीं देखना चाहती। मुझे अभी और इसी वक्त तलाक दो, मैं जाना चाहती हूँ। उमर भन में भींचे उसको देखे गया। तलाक तो मैं मरकर भी नहीं दूंगा। ये बात अपने हराफाती जहन में बिठा लें। मैं जज साहब से वादा कर चुका हूँ। उन्होंने आपकी जिम्मेदारी मुझे दी थी। मैं आपको नहीं छोड़ सकता। आप चाहें तब भी नहीं, और अगर खुद चाहूँ तब भी नहीं। उसका लहजा आदमी था। हाले ने कोई जवाब नहीं दिया। वो उसी तरह लेटी रही। उमर रियासत से उसको देखता रहा। आप क्यों खुद को अजियत दे रही हैं? आपको ऐसे नहीं देख सकता। आप क्या बनती जा रही हैं? ये हाले सुल्तान नहीं है। वो जो कभी किसी मुसीबत से डरती नहीं थी, जो नाडर थी, जो बहादुर थी, जो अपने साथ पूरा करने वालों को कब्र तक नहीं छोड़ती थी, वो हाले नहीं है ये। आपको क्या हो गया है? अपना इंतकाम क्यों नहीं ले रही हैं आप? इस तरह तो सबसे पहला बदला तुमसे लेना चाहिए उमर। तुमने जो कुछ भी किया मेरे साथ, उस सब का हिसाब देना तो दूर, तुम तो अपना गुनाह तक नहीं मानते। तुम्हें घिन नहीं आती खुद से। मेरा बाप मरते वक्त भी तुम्हें पुकार रहा था। वो मेरे ख्वाब में आकर मुझे कहता है, उमर के साथ रहो। मैं नहीं जानती उनका तुम्हारे साथ क्या ताल्लुक था, लेकिन जो भी था बहुत गहरा था, बहुत मजबूत था। आज तक मुझे लगता था वो सबसे ज़्यादा मोहब्बत मुझसे करते हैं, लेकिन नहीं, तुम तो शुरू से मेरे रकीब हो। मेरे बाप की मोहब्बत में तुम्हारा हिस्सा है। जानते हो, इतने दिनों में कितनी बार तुम्हारी जान लेने का सोचा है। वो उससे पूछ रही थी। उमर खामोश रहा। जब जब मेरा दिल धड़कता है तब तब। लेकिन मैं क्यों कुछ नहीं करती पता है? क्योंकि मुझे हर बार मेरे बाप की आवाज़ सुनाई देती है, उमर को बुलाओ, उमर को मत छोड़ना। उनका तुम्हें बुलाना मेरे दिल को मार गया है, मुझे बेबस कर गया है। मैं उस इंसान को कैसे मार दूं जिसको आखिरी वक्त में मेरे पापा ने पुकारा, जिसको पापा ने अपना प्रोटेक्टर समझा। मैं तुम्हें नहीं मार सकती क्योंकि अभी मेरा गम ताज़ा है, लेकिन जिस दिन मेरा गम सरा तेर को मुझे भूला, उस दिन मैं तुम्हें मार दूंगी। और मैं नहीं चाहती वो दिन कभी आए। मैं क़यामत के दिन अपने बाप के सामने सर झुकाए नहीं रखना चाहती। मैं उनकी आखिरी पुकार को रायगा नहीं जाने दे सकती। तुम्हारे लिए बेहतर है मुझे तलाक दे दो, ताकि मैं यहाँ से जा सकूं। उसका लहजा हमवार था। और आपका बदला, आपके बाप का कत्ल, सब माफ़ है हाँ? वो धुंधली से बोला था। तुम्हें क्या लगता है मेरा दिल नहीं चल रहा? मुझे तकलीफ नहीं हो रही। मेरा दिल करता है मैं उनका गला दबा दूं, एक एक सड़क पे उनको घसीटूं, उनको गोलियां मार दूं। क्या करूं मैं? हाँ क्या करूं?
किससे बदला लूं? चचा से? बाप मर गया, अब वो मेरी माँ को भी मार देगा। वो मेरे भाई को मार देगा। वो लोग ताकतवर हैं, मेरा भाई बहुत मासूम है, कम उम्र है। मैं उसको कैसे इस सब में घसीटूं? तुमने देखा नहीं उसने कैसे मेरे बाप को मार दिया? डॉक्टर, पुलिस, फुटेज सब कुछ बिक गया, खरीद लिया गया, चुप करवा दिया गया, डिलीट करवा दिया गया। और बिलफर्ज अगर मैं बदला लेने के लिए राजी हो भी जाऊं तो क्या करूंगी? मैं एक आम लड़की हूँ, ना मैं प्रोफेशनली स्ट्रांग हूँ, ना मेरे पास ताल्लुकात हैं, न सबूत न गवाह। ये एक वीडियो को किस किस अदालत में लेकर फिरती रहूंगी? जो लोग मेरे बाप को अस्पताल में घुसकर मार सकते हैं, वो इस वीडियो के लिए मुझे या मेरे भाई को भी मार सकते हैं। मेरा भाई उस घर में रहता है। 1 मिनट से भी कम वक्त में मार देंगे। 1 हफ्ते में सिर्फ गम नहीं मनाया, मैंने हर जगह चेक किया है, मैंने हर रास्ता देखा है। मेरे चचा ने हमारे अकाउंट्स फ्रीज करवा दिए हैं और अब मेरे पास कोई रकम नहीं है। पापा के प्लॉट्स, पापा का घर, उसके सारे कागजात मिसिंग हैं। मेरे पास जो वाहिद पैसा है वो मेरे बाप की पेंशन है। इतने पैसे तो केस की एक समात में लग जाते हैं। मेरे पास ताल्लुकात नहीं है, कौन मेरा साथ देगा? मैं अकेली हूँ। मैं ये नहीं कह रही कि मैं अकेली कुछ नहीं कर सकती, करूँगी, इंतकाम या इंसाफ लूँगी, लेकिन पहले मैं हसन को इस मुल्क से बाहर भेजूँगी, उसके बाद खुद को मजबूत करूँगी, फिर मैं उन लोगों से इंतकाम लूँगी, क्योंकि अब मेरा मकसद बस यही है। लेकिन तब तक के लिए कोई ज़मीन नहीं चाहिए, मुझे कोई हक नहीं चाहिए, मुझे मेरा भाई चाहिए, मेरी माँ चाहिए बस। वो अब भी छत को घूर रही थी। अपनी ज़मीन खैरात में दे दी। कैसी बुज़दिली है ये? अपने हक से पीछे हटना बुज़दिली होती है। अपना हक बगैर लड़के किसी को दे देना कायर लोगों का काम है। आप क्यों ऐसी बन रही हैं? जिस हाले को मैं जानता हूँ वो ऐसी नहीं थी। वो एक अनजान आदमी को आधी रात के वक्त अकेली अस्पताल ले गई थी। उस हाले ने उसको अपना खून दिया था। वो हाले बहादुर थी, बेखौफ, न डर थी। ये हाले कमज़ोर क्यों है? क्या बनती जा रही है ये? आपने मेरे पैरों को झुलसा दिया, हालांकि आप तो किसी को तकलीफ में देख भी नहीं सकती थी। अब आपको किसी को तकलीफ देने में मज़ा आने लगा है। आपका दोस्त हर रोज़ आकर यहाँ सुबह से शाम तक खड़ा रहता है। धूप, गर्मी, बारिश क्या है जो वो बर्दाश्त नहीं करता, लेकिन आप उसको देखना तक नहीं चाहती। आपका भाई वो कितना मासूम और कमसुन है, उसको आपकी ज़रूरत है, लेकिन आपका तो अपना गम ख़त्म नहीं हो रहा। आप खुद को अजियत देते देते उसकी आदी होती जाएंगी। ठीक है, जब कोई अपना मर जाए तो मनाओ शोक, रहो गिल्ट में, रहो गम में, रो मातम करो, लेकिन एक स्टेज रिकवरी का भी तो होना चाहिए ना। रिकवर करें हाले, ये बहुत ज़रूरी है। मरने वालों के साथ मरा नहीं जाता, बाकी रह जाने वालों से मुंह नहीं मोड़ा जाता। मुझे सज़ा देना चाहती हैं, दें। कोई ऐसा सबूत मेरे मुंह पर लाकर मारें कि अगली सांस लेते हुए भी शर्मिंदगी महसूस करूं मैं। ये आपके खाली ख्वाली इल्ज़ाम पे कोई यकीन नहीं करेगा। आपका बाप मर गया है, माँ मर जाए तो अपने लिए दुआएं खुद करनी पड़ती हैं, बाप मर जाए तो अपना बाप खुद बनना पड़ता है। कहते हुए दिल 100 बार डूब कर उठा था। आप अपना बाप खुद बने। जानती हैं बाप कौन होता है? वो धीमे लहजे में बोल रहा था। आले लाशोरी तौर पर उसको देखी गई। वो जो सारी दुनिया से व्यस्त थे, जो अपना गम छुपाकर औलाद की खुशी मनाए, जो आपके लिए हमेशा बेहतरीन सोचे, किसी काम से रोके तो किसी पे फुल सपोर्ट करे। माँ को देखा है, कभी औलाद की सच्ची झूठी हर बात पे यकीन कर लेती है, लेकिन बाप वो हर बात पे यकीन नहीं करता। उसको यकीन दिलाने के लिए सबूत लाने पड़ते हैं, जान मारनी पड़ती है। वो हर बात पे हाँ नहीं कह देता, उसे हाँ करवाने के लिए मेहनत करनी पड़ती है, कभी झूठ तो कभी बहाने बनाने पड़ते हैं। वो आपसे सारा दिन लड़ेगा, डांटेगा, लेकिन दुनिया के सामने वो आपको डिफेंड करेगा। हर कोई आपका बाप नहीं बन सकता, बल्कि कोई भी आपका बाप नहीं बन सकता। उसके मरने के बाद बस आप खुद, सिर्फ आप अपने बाप होते हो। आपकी माँ हर जगह बिना सोचे समझे आपके लिए लड़ने पहुंच जाती है, लेकिन आपका बाप, वो पहले सारा मसला देखता है, फिर सोचता है, फिर सबूत या गवाह लाता है, और फिर जाकर उन लोगों का गिरबान खींचता है जिन्होंने आपके साथ गलत किया। सबूत लाएं हाले, मेरे खिलाफ सबूत लाएं, फिर लड़ें, सजा दें, गिरबान पकड़ें। उसकी आवाज़ में नरमी थी। हाले उठकर बैठ गई थी। तुम्हारे पास क्या सबूत है कि तुम बेगुनाह हो?
तुम्हारे पास भी तो बस अल्फाज हैं। तुम क्यों कोई सबूत नहीं देते उमर? उमर चंद सानी उसको देखता रहा और फिर अपना मोबाइल उठाकर उस पर उंगलियां चलाने लगा। हाले सुल्तान, मेरे पास सबूत है। ये मेरे घर के दखली दरवाजे की सीसीटीवी फुटेज है। ये देखें। उससे मोबाइल हाले के सामने किया था। हाले ना जाने क्यों बस उस वीडियो को देखी गई। उमर चलती वीडियो पे उंगली रख रख कर उसको बताता जा रहा था। ये देखें, यहाँ 9:30 हुए हैं। ये आपके अगवा का वक्त है और मैं इस वक्त घर पे था। अपने दोस्त का कुछ सामान अपनी गाड़ी में रखवा रहा था। हाले स्क्रीन पे चलते मनाजिर देखी गई। उमर अपनी गाड़ी से जरा से फासले पर खड़ा था, फोन पर किसी से बात करता हुआ। अब उससे वीडियोस आगे की थी। ये 20 मिनट बाद की फुटेज थी जिसमें उमर घर के अंदर जाता दिखाई दे रहा था। ये देखिए, यहाँ मैं घर के अंदर चला गया था और उस्मान गाड़ी लेकर सुपरमार्केट गया था। वो स्क्रीन पे उंगली रखकर बता रहा था। हाले सांस रोक के पल झपके बगैर स्क्रीन को देखती रही। और ये आखिरी सबूत, वो देखिए, जब मेरी गाड़ी अंदर आई तो उसमें बस उस्मान ही था और मैं अंदर सो रहा था। अब इस बीच किसने आपको मेरी गाड़ी में डाला और किसने ये सब कुछ मुझ पे प्लान किया, मैं नहीं जानता। आप बस एक बात का यकीन कर लें कि मैं मुजरिम नहीं हूँ, और अगर हूँ तो मुझे आप सबूत दें। अगर आप में इतने गट्स हैं तो लाएं सबूत, वरना इस फुटेज की बिना पे दुनिया की कोई अदालत मुझे सज़ा नहीं दे सकती। हाले ने स्क्रीन से नजरें उठाकर उसको देखा था। उसके बाल बिखरे थे, हुलिया बेतरतीब था, आंखें सूजी हुई थीं। जिस दिन मैं सबूत ले आई उमर, उस दिन क्या सजा दोगे खुद को? क्या तुम तब अपना गुनाह कबूल कर लोगे? क्या तब तुम्हारी गर्दन झुकेगी? बताओ, क्या ऐसा होगा कभी? वो उसकी आंखों में देखती पूछ रही थी। जिस दिन आपको मेरे खिलाफ कोई भी सबूत मिला, उस दिन आप मेरे साथ वो कीजिएगा कि सारी दुनिया देखे। मुझे जो सज़ा देंगी कबूल है, लेकिन उससे पहले खुद को खड़ा करें, दिमाग पे जोर दें, खुद को मजबूत करें। वो नरमी से बोला था। तुम मुझे तलाक दे दो। उसकी सुई अब भी एक ही जगह अटकी थी। उमर ने गहरी सांस भरी थी। ठीक है, दे दूंगा, लेकिन 6 माह बाद। आप मुझे 6 माह तक का वक्त दें, मैं आपको तलाक दे दूंगा। हसन की जान की गारंटी मैं देता हूँ। अगर वो किसी तिब्बी मौत से मरा तो ये अल्लाह की मर्जी होगी, लेकिन हमारा कोई भी दुश्मन उसको मार नहीं सकता। ये आपको मैं कह रहा हूँ, उमर हयात कह रहा है। इस पे यकीन करें क्योंकि आपका बाप मुझ पे यकीन करता था, सारी दुनिया से ज़्यादा यकीन। मैं आपका फाइनेंशियली सपोर्ट करूँगा, ताल्लुकात मेरे इस्तेमाल होंगे। एक एक जगह मैं आपके साथ जाऊँगा। पहले हम उस आदमी को ढूंढेंगे जिसने आपको अगवा किया, उसके बाद। यानी तुम खुद को ढूंढोगे? वह सजाया हंसी थी। उमर ने गोया ध्यान ही नहीं दिया। पहले हम आपका मुजरिम ढूंढेंगे, उसके बाद हम आपका हक लेंगे। इस सब के लिए प्लान चाहिए, दिमाग का हाजिर होना चाहिए। गम को साइड पे रखकर सोचना होगा, आप समझ रही हैं? तुम मेरे लिए इतना कुछ क्यों करोगे? मैं तुम्हारी मदद, तुम्हारा पैसा, तुम्हारे ताल्लुकात क्यों इस्तेमाल करूं? तुम कह रहे हो कि तुम मेरे साथ जाओगे, यानी तुम सारे सबूत मेरे साथ चलकर मिटाओगे? किस खुशी में करोगे मुझ पे ये सारे एहसान? तुम मुझे पागल समझ रहे हो? तुम मुझे पैसे दोगे, मेरे साथ रहोगे, और एक दिन तुम्हें लगता है मैं सब कुछ भूलकर तुम्हारे साथ हंसी खुशी रहने लग जाऊंगी। क्या प्लानिंग है? ब्रावो उमर, ब्रावो। उसे तंसिया ताली बजाई थी। मैं आपके लिए कुछ नहीं करूँगा, कुछ भी नहीं। आपको अपने लिए जो भी करना है खुद करना है। बाप आपका मरा है, मेरा नहीं। और अगर आप हाथ पे हाथ धरे बैठी रहीं तो आज बाप मरा है, कल भाई मारा जाएगा। आपका एक एक दिन खौफ में गुजरेगा। मैं आप पे कोई एहसान नहीं कर रहा। उसने एक एक लफ्ज पे जोर दिया था। ना ही मैं आपको पागल बना रहा हूँ। मैं ये सब कुछ आपका एहसान उतारने के लिए कर रहा हूँ। उस रात आपने मेरी जान बचाई थी। अब मुझे मौका दें कि मैं आपका ख़ानदान बचाने में आपकी मदद करूँ। हर एहसान का बदला होता है। आप मुझसे अपने एहसान का बदला लें, मैं आपके साथ रहूँगा, तो इसमें फ़ायदा सिर्फ आपका है। मैं क्या कुछ कर सकता हूँ आप जानती हैं। मैं किन किन लोगों को जानता हूँ, मैं क्या कुछ करवा और मनवा सकता हूँ। आपको समझना चाहिए, मैं आपके लिए ज़रूरी हूँ। मेरा काम, मेरे ताल्लुकात, सब कुछ आपके लिए ज़रूरी है। और रही बात सबूत मिटाने की, तो क्या आप इतनी बेवकूफ़ हैं कि खुद सबूत तक नहीं ला सकती? या फिर आप ये कह रही हैं कि मैं इतना जीनियस हूँ कि आपकी आंखों के सामने सबूत मिटा दूंगा या आपको डॉज दूंगा? बोलें, मानती हैं मुझे जीनियस? वो चैलेंज कर रहा था। तुम ये सब क्यों कर रहे हो? उमर के चेहरे पे जख्मी सी मुस्कुराहट आई थी। पहली बात, अगर सच कहूँ तो ये सब अपने लिए कर रहा हूँ।
जज साहब मेरे लिए मेरा ख़ानदान थे। आप उनकी औलाद हैं। उन्होंने आपकी ज़िम्मेदारी मुझ पे डाली थी। मैं उनकी बात, उनसे किया वादा निभाना चाहता हूँ। वो मुझे उतने ही अजीज़ थे जितने आपको, या फिर उससे भी ज़्यादा। ये बात मुझे आपको बताने की ज़रूरत नहीं है। उनकी आखिरी वीडियो में आप सुन चुकी होंगी। जिस शख्स को आप मरते वक्त पुकारते हैं वो आपके लिए सबसे अजीज़ होता है। उनके मामले में मैं आपसे इतना मुखलिस हूँ जितनी आप खुद से भी नहीं होंगी। दूसरी बात, मैं वाकई आपके एहसान के बदले कुछ करना चाहता हूँ और अपनी पोजीशन क्लियर करना चाहता हूँ। मैंने आपके साथ कुछ गलत नहीं किया। मैं आपका मुजरिम नहीं हूँ। ये बात मैं आखिरी दफ़ा मुँह से कह रहा हूँ। इसके बाद सबूतों के साथ कहूँगा। और मेरा कसूर सिर्फ ये है कि मैं उस रात सो गया था। मुझे नहीं सोना चाहिए था। ये मेरी ज़िंदगी की सबसे बड़ी गलती थी। और तीसरी वजह, उमर ने उसके चेहरे से नसें हटा ली थीं। तीसरी वजह आप हैं। मैं आपके साथ रहना चाहता हूँ। क्यों, ये मैं नहीं जानता, लेकिन अब मुझे लगता है मैं आपको कभी छोड़ नहीं सकता। इन 6 महीनों में मैं खुद को और इस ताल्लुक़ को चांस देना चाहता हूँ। एक तरफ़ा चांस। शायद ये पागलपन है, शायद बेवकूफ़ी, लेकिन कभी कभी किसी अजीज़ को करीब रखने के लिए पागल या बेवकूफ़ बनना अच्छा होता है। हाले यकटिक उसको देखे गई बेतासिर निगाहों से। अगर तुम बेकसूर निकले, अगर तुम बेगुनाह निकले, तब भी उमर, तब भी मैं तुम्हारे साथ नहीं रहूंगी। मैं तुमसे नफरत करती हूँ। तुम जमजम से धुलकर भी आ जाओ, मैं तब भी तुम्हें छोड़ दूंगी। मेरे दिल में नफरत का बीज जड़ पकड़ चुका है। मेरी विरासत में है। जिससे एक बार नफरत हो जाए, वो हम सुल्तान के दिल में दोबारा नहीं आ सकता। जैसे हम दिल से निकाल कर फेंक दें, उसे बस फेंक ही देते हैं। मैं और तुम कभी साथ नहीं हो सकते। मैं तुम्हें कभी अपने दिल में जगह नहीं दूंगी। मैंने जिंदगी में एक ही इंसान से नफरत की है, और वो तुम हो। अगर इसके बावजूद मेरे साथ काम करना चाहते हो तो मैं राजी हूँ। आज से हम पार्टनर्स हैं, हम टीम हैं। लेकिन मैं तुमसे अपना इंतकाम लूंगी, याद रखना। उमर ने समझने वाले अंदाज में सर हिलाया था। हम टीम हैं, ओके, लेकिन मेरी एक शर्त है। आप इन 6 माह में एक बार भी तलाक का मुतालबा नहीं करेंगी। आपको मेरे साथ इस घर में रहना होगा। आप कोई भी काम मुझे बताए बगैर नहीं करेंगी। अगर आपको कोई सबूत, कोई गवाह मिलेगा तो आप मुझे बताएंगी। अगर मंजूर है तो आज रात 8 बजे मेरी स्टडी में आ जाइएगा। हम काम शुरू कर देंगे। वो कहकर रुका नहीं था। लंबे लंबे टाक भरता चला गया था। हाले ने गहरी सांस भरी थी। आंखों में खिड़चियां सी भर गई थीं। उससे चेहरे पे हाथ फेर कर खुद को पुरसुकून करना चाहा। वो इस शख्स से नफरत करती थी। उसके साथ काम करने को हौसला चाहिए था, हिम्मत चाहिए थी। उससे अपने दिल को मजबूत करना था। वो एक बार फिर बेड पे बैठ गई थी, जिसको देखकर वो कर्ब की इंतहा को पहुंच जाती थी। वो उसके साथ काम कैसे करेगी? बाबा, ये आप मुझे कैसी आजमाइश में डाल कर गए हैं? वो होले से बड़बड़ाई थी। अजियत सी अजियत थी। सफ़ीर के कमरे से मुलाकात स्टडी इस वक्त खामोश पड़ी थी। वहाँ एक वाहिद आवाज़ बोतल से ग्लास में शर की आवाज़ से जाते उस मशरूब की थी, जिसे वक्तन फ़वक्तन सफ़ीर हल्क में उंडेल रहा था। दीवार की अलमारियों में रखी सदियों पुरानी किताबें कभी अफसोस तो कभी गुस्से से ये मंजर देखे जा रही थीं। उसे ऑफिस से आए काफ़ी देर हो गई थी। आजकल उसकी यही रूटीन थी। सुबह ऑफिस और वहाँ से आते ही सीधा स्टडी में आकर बैठना, और रात को देर तक उसकी वाहिद महबूबा उसकी बोतल होती थी। उसी वक्त उसकी स्टडी के दरवाजे पे हल्की सी दस्तक हुई, और फिर दरवाज़ा चर की आवाज़ से खुलता चला गया। सफ़ीर ने गर्दन मोड़कर देखा था। सामने मेहरमा थी, कांसी रंग के लॉन के सूट में मलबूस, और उसी रंग का दुपट्टा गले में झूल रहा था। उसके हाथ में ट्रे था जिसमें चाय के 2 मग थे। उसने चाय के ट्रे को शीशे की छोटी सी मेज़ पे रखा था और एक मग उठाकर सफ़ीर के पास सोफे पर बैठ गई थी। उसकी भूरी आंखों में अफसोस था। मैं आपके लिए चाय लाई हूँ, आपको बहुत पसंद है ना? इसको तो हटाएं, क्यों अपना दिल जला रहे हैं? उसके हाथ से गिलास लेते हुए बोल रही थी। सफ़ीर ने एक नापसंदीदा नज़र उस पर डाली थी और ग्लास पे अपनी ग्रिप्स मज़ीद सख्त कर दी थी। मेरे मामलात में ना बोला करो महर। वो दृष्टि से कहकर एक बार फिर ग्लास मुंह को लगा गया था। मैं आपके लिए चाय लाई हूँ, इसे पीकर तो देखें। एक बार फिर मिसर हुई थी। क्या ये चाय बिल्कुल वैसी बनी है जैसे हाले बनाती थी? उसका लहजा एकदम बदल गया था। उसकी सुर्ख होती आंखों में अब की हसरत थी। मेहरमा को अपना आप वहाँ फजूल लगा। मैं हाले जैसी चाय नहीं बना सकती सफ़ीर।
उसका लहजा सपाट था। तो फिर फेंक दो इसको, मुझे नहीं चाहिए। वो जी भरकर बदमज़ा हुआ था। सफ़ीर, ये सब क्यों कर रहे हैं आप? इससे बस आप ही को तकलीफ़ होगी। मूव ऑन करें, जो होना था। महर ने अब भी हार नहीं मानी थी। मैं गिल्ट से मूव ऑन कैसे करूं? वो आंखें बंद किए बड़बड़ाया था। कैसा गिल्ट? आपने क्या किया है? ऐसी बातें सोचकर खुद को हलकान कर रहे हैं आप। उससे आंखें खोलनी थी। अब वो सहमी सी नज़रों से महर को देख रहा था। मैंने मुझसे महर मुझसे क- कत्ल हो गया है। मैंने वो अटक अटक कर बोल रहा था। मैंने बड़े पापा को मार दिया है। मुझसे कत्ल हो गया है महर। उससे महर के दोनों हाथ अपने हाथों में पकड़ लिए थे। उसकी आंखों में थोड़ी देर पहले वाली सख्ती मुकफूत थी। अब वो डरा हुआ था। तुम बताओ ना, मैं क्या करूं? क्या कुछ ठीक हो सकता है? कुछ ऐसा करो कि मैं सब ठीक कर दूं। मैं उनसे बहुत प्यार करता था, मारना नहीं चाहता था। बस बस मुझसे ये हो गया। लीव मी, मैं मारना नहीं चाहता था। मैं ट्रस्ट मी महर, प्लीज़। महर की आंखें बेयकीनी से फटी की फटी रह गई थीं। आप ऐसा कैसे कह सकते हैं? आपने क्या किया है? वो बदगत बोल पाई थी। सफ़ीर ने कुछ नहीं कहा। उसे हारे हुए अंदाज में सर झुका लिया था। अलबत्ता महर के हाथ अब भी थाम रखे थे। आप आपका कोई कसूर नहीं सफ़ीर। उस रात आप गुस्से में थे, गम में थे। कह दिया आपने कुछ। आपकी शादी टूट रही थी। आप ट्रॉमा से गुजर रहे थे। इस सब के लिए खुद को कसूरवार ठहराना बंद कर दें। सफ़ीर का झुका हुआ सर मज़ीद झुक गया था। मैं उस सुबह मैं वहाँ गया था। मैं अस्पताल गया था। जब मुझे किसी से पता चला कि बड़े पापा ने हाले का निकाह करवा दिया है, तो मुझे बहुत गुस्सा आ गया। मैं कंट्रोल नहीं कर सका और और फिर मैंने वहाँ जाकर उनको मार दिया। मैं मारना नहीं चाहता था, आई स्वेयर मैं मारना नहीं चाहता था। ये बस हो गया। मैं क्या करूँ महर, अब मैं क्या करूँ? मैं कातिल बन गया हूँ। मैंने बड़े पापा को मार दिया। मैं ऑफिस जाता हूँ तो मुझे हर जगह नज़र आते हैं। मैं घर आता हूँ, हसन को देखता हूँ, तब वो मुझे मलामत करते हैं। रातों की नींद उड़ गई है मेरी। एक पल के लिए चैन नहीं आता। हाले की बेवफाई का गम और मेरे कातिल होने का गिल्ट, ये ख़त्म नहीं हो रहा महर। इन सब से छुटकारे की एक ही राह है। उससे बोतल की जानिब इशारा किया था। मैं जब इसको पीता हूँ तो सब कुछ भूल जाता हूँ, सारी दुनिया। इसके बाद बस सुकून होता है। मुझसे मेरा ज़रा सा सुकून भी छीनना चाहती हो? उसके लहजे में बेकरारी थी। महरमा होंकों की तरह उसको देखे गई। बटा हुआ मर्द होने के साथ साथ वो एक कातिल भी था। क्या अब भी वो उससे मोहब्बत करेगी? क्या उसके साथ गुजारा अब भी मुमकिन है? उसने दिल से पूछा था। जवाब हाँ में आया था।